आज इंडोनेशिया के एक बहुत ही फेमस स्कूल के बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें विश ने हिस्सा लिया है और उसका परिवार उसे प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ मौजूद है। उनका डांस खत्म होने के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, मगर विश की नजर उस खाली कुर्सी पर है क्योंकि उसके बाबा आज भी काम की मशरूफियत की वजह से नहीं आ पाए। और उस खाली कुर्सी को देखकर विश को बहुत बुरा लगता है। घर आकर बाबा उसे सॉरी कह रहे हैं क्योंकि आज काम बहुत ज्यादा था और वो उसे वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मगर विश नाराज होकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दफ्तर जाते हुए विश की माँ इमाक उसके बाबा आदिल को बार बार ये बात याद दिला रही है कि आज विश का बर्थडे है, शाम को 5 बजे केक कटने वाला है, तो तुम 4 बजे तक घर वापस आ जाना। आदिल हाँ में सिर हिलाते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए अपने दफ्तर जाएगा। माँ ने प्यार से एक फ्लाइंग किस हवा में छोड़ी और उन तीनों ने भी फ्लाइंग किस हवा में उछाल दी। बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए बाबा ने विश से वादा किया कि वो इस बार उसका बर्थडे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, वो समय से पहले घर वापस लौट आएंगे। और इस तरह बाप बेटे के गिले शिकवे दूर हो गए और उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। अब यहाँ दफ्तर में आदिल कंपनी के बैंक बैलेंस को टैली कर रहा है, मगर ये क्या, सब कुछ लाल निशान में दिख रहा है। उसने सेक्रेटरी से बुलाकर पूछा कि फजर कहाँ है। सेक्रेटरी ने बताया कि फजर साहब कल रात को आए थे और तिजोरी से पैसे निकाल कर चले गए। आदिल ने जाकर देखा तो तिजोरी खाली पड़ी है। यहाँ कंपनी के सारे स्टाफ उसी तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछले 3 महीनों की पगार नहीं मिली है। इतने में वो सभी वहाँ पहुंचकर आदिल के दफ्तर का दरवाजा खटखटाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ घर पर भी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्हें लगा कि बाबा आ गए हैं। वहाँ आदिल के दफ्तर पर मजदूरों ने हल्ला बोल दिया है। आदिल एक बहुत भला इंसान है। उसने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर सामने रखते हुए कहा कि अगर कल तक मैं आप लोगों की पगार नहीं दे पाया तो गाड़ी बेचकर आप सबकी पगार जरूर चुका दूंगा। मगर वो मजदूर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। यहाँ सेक्रेटरी बार बार फजर को फोन लगाने की कोशिश कर रही है। फजर आदिल का साला है और इस कंपनी पर बतौर मैनेजर काम करता है। यहाँ घर पर 5 बज चुके हैं, केक भी कट चुका है, मगर इमाक की नजरें बार बार घड़ी की सुइयों की तरफ है कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। छोटी बेटी आरा ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला इस आशा में कि बाबा आए होंगे, मगर दरवाजा खोलकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन गुंडों के बीच में इमाक अपने भाई को पहचानती है। मालूम होता है कि उसे बहुत मारा गया है। उन गुंडों में से उनके लीडर ने कहा कि अभी के अभी इस घर को खाली कर दो। सारे मेहमान ये सुनकर वहाँ से चले गए, मगर इमाक को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उससे पूछती है कि आप लोग कौन हैं? वो आदमी कहता है कि सारी बातें तुम अपने भाई या अपने पति से पूछ लेना, फिलहाल इस घर को खाली करना होगा। शाम को जब आदिल ऑटो में घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा है। ये सब देखकर आदिल ने गुंडों के लीडर से बात करने की कोशिश की। उसने उनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसे एक एग्रीमेंट पेपर दिखाया गया। दरअसल आदिल के साला फजर ने एक भारी रकम की लोन ली थी जिसके लिए उसने ये घर गिरवी रखा था और लोन ना चुका पाने की वजह से उनका घर जब्त कर लिया गया है। फजर से जब पूछा गया तो उसने सर झुकाकर रोते हुए कहा कि वो उनके पैसे जल्द वापस कर देगा। इतनी देर से चुपचाप खड़ी इमाक ने अब अपने भाई से कहा, इस घर में विश और आरा का जन्म हुआ है, उनका पूरा बचपन यही बीता है और देख वो आज तेरी वजह से सड़क पर खड़े हैं, तू उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ आदिल ने भी उन गुंडों को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस घर को उसने बड़ी मेहनत से बनाया है। गुंडों ने कहा कि अगर पैसे लेते वक्त इस घर को गिरवी ना रखा होता तो आज हम ये घर आपसे कभी नहीं लेते। तो यहाँ पर मैं विलेन नहीं हूँ, ना ही मैं आप सभी को, ना ही मैं किसी गैर कानूनी ढंग से आपको इस घर से निकाल रहा हूँ। इतना कहकर वो गुंडे घर को ताला लगाकर वहाँ से चले गए। इमाक अपने भाई को बहुत खरी खोटी सुनाती है, मगर किसी तरह आदिल उसे समझा बुझाकर वहाँ से चलने के लिए राजी करता है। और जाते जाते एक बार आदिल ने पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा। वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये घर बिक्री के लिए है। वहाँ से निकलकर वो शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए गए। फिलहाल कुछ वक्त के लिए उन्हें यही रहना होगा। बच्चे तो सो गए, मगर माँ बाप की आंखों से नींद गायब है। अगली सुबह आदिल अपनी पत्नी इमाक को लेकर वकील के पास पहुंचा। पूरा केस सुनने के बाद वकील ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें उनका घर जरूर वापस मिल जाएगा,
क्योंकि दरअसल ये लोन उनके साले साहब ने लिया है, उन्होंने नहीं। फिर आदिल ने पूछा कि इन सब कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा। वकील ने कहा बस यही 1-2 महीने की बात है। ये सुनने के बाद दोनों पति पत्नी को थोड़ी उम्मीद नजर आई। घर आकर बाबा ने बच्चों से कहा कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में वो गांव जाएंगे जहां उसके बाबा का पुराना घर है। ये सुनकर बच्चे बड़े खुश हो गए क्योंकि वो आज तक कभी भी बाबा के गांव के घर एक बार भी नहीं गए। जाने से पहले आदिल ने अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों के वेतन चुका दिए, साथ ही उन्हें 1 महीने की पगार अलग से भी दी। सेक्रेटरी बोली, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके पास ना तो ये कंपनी बची, ना ही आपका घर। आदिल बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़े पैसे बचे थे जो मैंने आप सभी में बांट दिया, और फिर अच्छा समय जरूर वापस लौटेगा जब हम सब एक बार फिर एक छत के नीचे काम कर सकेंगे। तब तक के लिए हमें थोड़ी ब्रेक की जरूरत है। और इसके बाद आदिल उन सभी से अलविदा लेकर अपने परिवार के साथ गांव के घर की तरफ रवाना हो गया। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा उनका गांव शहर से कई घंटों की दूरी पर है। पिकअप ट्रक ने उन्हें उनके घर के सामने उतार दिया। ये घर बहुत ही पुराना और छोटा सा है। कई सालों से कोई न रहने की वजह से घर पर धूल की एक मोटी सी परत बैठ गई है। घर की हालत देखकर बड़ी बेटी विश ने कहा, बाबा आपने अभी तक इस घर को क्यों रखा हुआ है? इसे बेच क्यों नहीं देते? माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये तुम्हारे पूर्वजों का घर है जहाँ तुम्हारे दादा परदादा और तुम्हारे बाबा का बचपन बीता है। और उधर आदिल अपने बचपन के दोस्त को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है जिसकी देख रेख में अब तक ये घर था। बिल्कुल ही बीहड़ जगह में होने की वजह से यहाँ पर फोन का नेटवर्क भी नहीं लग रहा। नेटवर्क पाने के लिए उन्हें किसी ऊंची जगह तक पहुँचना होगा। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो छोटी बेटी आरा खुशी से खेल रही है क्योंकि शहरों में ऐसी जगह मिलना नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद विश भी सब कुछ भुलाकर उसके साथ खेलने लगी। आज भले ही दोनों माँ बाप के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन अपने 2 बच्चों को खुशी से खेलता कूदता देख थोड़ी देर के लिए वो अपनी चिंताएं भूल गए। उनके चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान है। अगले दिन से उनके घर पर साफ सफाई का काम शुरू हो गया। बच्चे भी माँ बाप का काम में हाथ बटा रहे हैं। थोड़ी देर बाद आदिल के बचपन का दोस्त रोमिल आ पहुंचा। वो अपने साथ साफ सफाई के लिए गांव के कुछ लोगों को साथ ले आया है। आदिल ने अपने परिवार से रोमिल का परिचय करवाया। जल्द ही घर की साफ सफाई का काम पूरी जोर शोर से शुरू हो गया। बाहर बच्चों के लिए झूले भी डाले गए हैं। अगले दिन गांव भर से लोग आदिल के परिवार का स्वागत करने के लिए अपने अपने घरों से खाने पीने की चीजें लेकर आए हैं और उनकी एक बहुत बड़ी सी दावत बैठती है। आज भी गांव में इसी तरह का अतिथि सत्कार देखने को मिलता है। तभी वहाँ एक महिला आती है जिसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। वो दरअसल गांव के लोगों को ब्याज दर पर कर्जा देती है और यहाँ मौजूद एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसने उससे कर्जा ना लिया हो। वो खुद ही आकर आदिल के परिवार से जान पहचान बढ़ाती है। उधर हम विश को देखते हैं जो एक ऊंची जगह पर बैठकर अपने मोबाइल पर इंटरनेट यूज कर रही है। इतने में पास ही रखे उसके बाबा की फोन की घंटी बजती है। विश दौड़कर जाकर अपने बाबा को बुला लाई। वो फोन उसी वकील का है जो आदिल का केस हैंडल कर रहा है। उसने आदिल से कहा, आपने मुझे ये बात तो नहीं बताई थी कि आपने अपनी कंपनी का पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपने साले साहिब को दे दी थी। अब इसके बाद मैं इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नीचे खड़े इमाक, विश और आरा आशा भरी नजरों से बाबा की तरफ ऊपर देख रहे हैं। शायद कोई अच्छी खबर होगी। तब आदिल ने उनका दिल रखने के लिए फोन पर कहा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा वकील मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। फोन रखने के बाद बच्चों ने पूछा, बाबा कोई अच्छी खबर है क्या? आदिल ने झूठी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए कहा कि हमें हमारा घर बहुत जल्द मिल जाएगा। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से नाच उठे, लेकिन इमाग अपने पति के इस बनावटी हंसी को पहचान गई। वो समझ गई कि जरूर बात कुछ और ही है। शाम को खाने की टेबल पर सभी चुपचाप बैठे हैं। माँ ने छोटी बेटी आरा को ऊपर कमरे में भेज दिया और फिर बाबा ने विश को समझाते हुए कहा, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, समझदार हो, तुम्हें ये समझना होगा कि अब हमें हमारा पुराना घर कभी वापस नहीं मिलेगा। हमें यहीं रहना होगा। कल तुम्हें और तुम्हारी बहन को इसी गांव के स्कूल में दाखिला करवा दिया जाएगा। वो स्कूल तुम्हारे पिछले स्कूल की तरह बड़ा नहीं है, मगर यहाँ भी पढ़ाई होती है। आगे से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी बहन को अपने साथ लेकर चलना होगा।
अब अगले दिन हम देखते हैं कि विश का एक सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ है। पहली बार क्लास में आने पर विश को बड़ा अजीब लग रहा है। उसे बहुत शर्म आ रही है। यहाँ के बच्चे बड़ी साधारण भाषा बोलते हैं और उनमें से कुछ तो आकर खुद ही विश से बातें करने लगते हैं। और फिर हम आदिल को देखते हैं, परिस्थिति की मार सहता हुआ एक पति और एक पिता को, जो कभी किसी कंपनी का बड़ा बॉस हुआ करता था, हजारों कर्मचारियों को वेतन दिया करता था। आज उसके हाथ में उसका बायोडाटा है और वो इंटरव्यू की लाइन में लगा हुआ है, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से उसे कोई भी नई नौकरी में नहीं लेता। भारी मन से आदिल घर लौट आया। इमाक ने उसे अपने सोने की कंगन देते हुए कहा, इसे बेचकर कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, तुम अगर उस पैसों से कुछ कर सको। मगर आदिल ने उसे वो कंगन लौटा दिए। अब अगले दिन आदिल उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गया जहाँ उसका दोस्त रोमिल काम करता है। रोमिल अपने बॉस को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो आदिल को यहाँ नौकरी पर रख ले। वो उसे बताता है कि आदिल का पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी था, उसे कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में काफी जानकारी है। थोड़ी देर उसकी बातें सुनने के बाद बॉस उसे बतौर एक मजदूर काम पर रख लेता है। इसी खुशी में दोनों दोस्त हाथ मिलाते हैं, मगर रोमिल को नहीं मालूम कि आदिल दरअसल एक बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हुआ करता था। और फिर इसके बाद आदिल की बतौर एक मजदूर जद्दोजहद शुरू हो जाती है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे कभी ऐसे काम भी करने होंगे। मगर जब बात अपने परिवार की हो, अपने बच्चों का पेट भरने की हो, तो एक पिता कभी पीछे नहीं हट सकता। सारा दिन काम करने के बाद थका हारा आदिल घर पहुंचता है। आज उनकी छोटी बेटी आरा का जन्मदिन है। बाजार से एक छोटा सा केक लाया गया जिसमें कुछ मोमबत्तियां गड़ी हुई है। आरा बाबा से कहती है कि बहुत जल्द उनके स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, जिसके लिए उसे कुछ कॉस्ट्यूम्स की जरूरत है। आदिल ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। मगर खाने के बाद जब सभी बच्चे अपने कमरों में चले गए, इमाक ने आदिल से आकर पूछा, तुमने आरा को मना क्यों नहीं किया? कहाँ से लाएंगे हम उसके कॉस्ट्यूम के पैसे? यहाँ तो खाने के पैसे जुटाने भी मुश्किल पड़ रहे हैं। आदिल ने इमाक को ये कहकर चुप करा दिया कि तुम उसके लिए परेशान मत हो, वो सब मैं देख लूंगा। मगर उसके कमरे से जाते ही वो एक गंभीर सोच में डूब गया। अब अगले दिन से आदिल कंस्ट्रक्शन साइट पर डबल शिफ्ट काम करने लगा। वो भोर होते ही काम के लिए निकल जाता और देर रात तक घर लौटता। लेकिन एक दिन काम करते हुए दूसरी मंजिल पर से गिरने की वजह से उसका पांव टूट गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आदिल के चेहरे पर शिकंज तक नहीं। उसने इमाक से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई और काम जल्द ही ढूंढ लूंगा। मगर इमाक अपने पति के हालात को समझती है। देर रात तक वो भी आलू की चिप्स बनाती रही और फिर हम अगली सुबह विश को उन आलू के चिप्स को हाथों में लिए स्कूल में देखते हैं और वो अपनी क्लास के बच्चों से पूछती है क्या उनमें से कोई चिप्स खाना पसंद करेगा। लेकिन उनमें से कोई भी कुछ खास रुचि नहीं दिखाता। इतने में उसकी दोस्त इमा ये सब देखती है और उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम वाकई में चिप्स बेचना चाहती हो? विश बोली, इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ, मैं बस किसी तरह अपने माँ बाबा की मदद करना चाहती हूँ। फिर इमा ने पूछा, एक चिप्स का पैकेट कितने रुपए का? विश बोली, 10 रुपए का। फिर क्या था, इमा ने जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दिया, चिप्स के पैकेट सिर्फ 10 रुपए, कौन खाना चाहता है घर के बने ताजे चिप्स सिर्फ 10 रुपए पे। देखते ही देखते सिर्फ उनके क्लास के ही नहीं बल्कि आसपास के क्लास के भी बच्चों ने उनके इर्द गिर्द भीड़ जमा कर ली। विश ने इमा से पूछा, तुमने 10 रुपए क्यों कहा? ये तो सिर्फ 5 रुपए के हैं। इमा ने कहा, क्योंकि तुमने इनका दाम बहुत कम लगाया है। धीरे धीरे विश की शर्म और लज्जा सब छूमंतर हो गए और वो भी चिल्ला चिल्ला कर चिप्स बेचने लगती है। लंच के बाद बारी आती है इंग्लिश क्लास की, जहाँ पर इंग्लिश टीचर सभी बच्चों को इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। मगर एक छोटे से गांव के साधारण से स्कूल होने की वजह से यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती। वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगे और जब विश की बारी आई तो उसकी फराटेदार इंग्लिश सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर टीचर ने उसे ब्लैक बोर्ड में आकर वो सब लिखने को कहा। पीछे मुड़कर जब विश ब्लैक बोर्ड में लिख रही थी तो उसकी स्कर्ट में लगे दाग को देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हमें यहाँ समझते देर नहीं लगती कि वो किस चीज के दाग है। दरअसल उन्हें पैसों की इतनी किल्लत है कि उसके बाबा पैड तक नहीं खरीद कर दे सकते। क्लास के बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देख वो दौड़कर क्लासरूम से निकल जाती है। घर पहुंचकर भी वो बाबा से गुस्से में बात नहीं करती और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आदिल बैसाखी के सहारे उसके कमरे तक गया और पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन विश उसे बार बार यही कहती है,
कि बाबा आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आदिल पूरी तसल्ली के साथ बैठकर उसे पूछता रहा कि उसे क्या हुआ है। अगर वो बताएगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। तब विश कहती है, आपने हमें समझा ही कब था। अगर आप हमें समझते तो हम यहाँ ना पड़े रहते, अपने घर जकार्ता में होते। आपने वादा किया था कि हम बस यहाँ कुछ ही दिनों के लिए हैं, लेकिन अब हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं। आप वादा करते रहे कि आप मेरे कल्चरल फंक्शन में, मेरे बर्थडे में जरूर आएंगे, मगर आप कभी नहीं आए। आपने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे आपसे नफरत है। और ये कहकर विश अपने सिरहाने में मुंह दबाकर रोने लगती है और आदिल वहाँ चुपचाप बिस्तर के कोने में बैठा रहा। संतान के मुंह से ये बातें सुनकर आज उसे लगता है कि वह वाकई में कुछ नहीं कर सका। इमाक दरवाजे के कोने से अपने पति को देख रही है। आदिल चुपचाप वहाँ से उठता है और कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद इमाक कपड़े से बने कुछ पैड लाकर विश को थमाते हुए कहती है, बेटा तुम जो हमारे लिए कर रही हो वो वाकई में काबिले तारीफ है। हम सबको मालूम है कि इस परिवार के हालात अभी कैसे हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि इस परिवार के लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद कौन है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा परवाह किसे है? तुम्हारे बाबा को। सब कुछ खोने के बाद भी वो हमारे सामने ढाल बनकर खड़े हैं, इसलिए बाबा को दुख मत दो। आज रात को खाने की टेबल पर तुम उनसे माफी मांग लेना। रात को डिनर पर बाबा ने सबसे पहले विश की थाली पर खाना परोसा और विश ने धीरे से बाबा से सॉरी कह दिया और उन दोनों के शिकवे शिकायतें मानो पल भर में छूमंतर हो गए। तभी इमाक वहाँ आई और टेबल पर एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट रख दी। इमाक प्रेग्नेंट है ये देखकर थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आदिल खामोश है और इमाक की आंखों में पानी है। इस रुआसा सी खामोशी को तोड़ने के लिए आदिल ने अपनी छोटी बेटी आरा को आवाज लगाई और उससे कहा कि बहुत जल्द तुम्हारे एक छोटा भाई या बहन आने वाले हैं। इस परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। आरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और देखते ही देखते पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, एक परिवार हर हालत में साथ रहता है। अगले दिन विश माँ को लेकर डॉक्टर दिखाने अस्पताल जा रही है और आरा घर पर ही बाबा के साथ रहेगी। मगर आज भी विश चिप्स का पैकेट लेना नहीं भूलती। वो आज भी इन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती है ताकि कल के आने वाले खर्चों में अपने माँ बाप का हाथ बटा सके। उसी दिन शाम के वक्त विश अपने पुराने किसी दोस्त से बात कर रही है जो उसे होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में बताती है। जीतने वाले को 50,000 नगद इनाम मिलेगा। वो विश को भी इसमें हिस्सा लेने को कहती है। विश घर के हालातों का सोचकर इस प्रतियोगिता में उतरने का निश्चय करती है। अब रात के वक्त मौका देखकर विश ने अपने माँ बाबा से कहा कि वो शहर अपनी किसी दोस्त से मिलने जाना चाहती है। माँ ने उस दोस्त का नाम पूछा। विश ने बता दिया। माँ बोली कि मैं उसकी माँ से बात करूंगी, मगर तभी आदिल ने पीछे से कहा कोई जरूरत नहीं जाने की। विश उन्हें समझाने की कोशिश तो करती है मगर आदिल कुछ भी सुनने को राजी नहीं। आखिरकार विश नाराज होकर वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। इमाक ने आदिल को समझाने की कोशिश की। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन पर जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, हमें उन्हें समझना होगा। आदिल ने कहा मगर उसे घर के हालात समझने होंगे। अगर वो अकेले शहर गई तो तुम परेशान होगी और इस हालात में तुम्हारा परेशान होना ठीक नहीं। मैंने जो भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। इमाक उससे कहती है तुम्हें मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे कुछ दिन और बीत गए। आदिल का पैर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब तो उसे चलने के लिए बैसाखियों की भी जरूरत नहीं। फिर एक दिन आदिल ने उबर कंपनी में बतौर बाइक ड्राइवर काम करने का फैसला किया है, जिसके लिए पैसे जोड़कर उन्होंने एक स्कूटी भी खरीदी है। घर पर एक स्कूटी के आ जाने से सभी के चेहरे पर इतनी खुशी है मानो वो लोग वो दिन भूल ही गए जब उनके घर पर एक बड़ी सी कार हुआ करती थी। लाजमी है कि सुख बड़ी और महंगी चीजों से ही नहीं आती, कभी कभी छोटी सी छोटी चीजें भी हमें अपार खुशी दे जाती है। अगले दिन बाबा विश को स्कूल तक छोड़ देते हैं, साथ में उसका चिप्स का पैकेट भी है। बाबा जाते जाते उसे एक फ्लैंक किस देते हैं मगर विश पलटकर नहीं देखती, जिससे आदिल को काफी बुरा लगता है और इसके बाद वो दिन भर बतौर उबर ड्राइवर सामान को यहाँ वहाँ डिलीवर करने में लगा रहा। इधर विश क्लास में फोन पर डांस वीडियो देख रही है और एक समय पर टीचर ने उसे पकड़ लिया और इस बारे में विश के माँ बाबा को लेटर लिख के बताया गया। रात को आदिल उसे डांटते हुए कहता है हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तुम क्लास में फोन पर वीडियोस देखते हुए पकड़ी गई।
विश ने बाबा माँ से सॉरी कहा। उधर पास ही में पढ़ाई कर रही आरा ये सब सुन रही है। अगले दिन जब आदिल आरा को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में उनकी बाइक पंचर हो गई। तब आरा वहीं पास में बैठकर खेलने लगी और बाबा से कहा, बाबा मैं नहीं चाहती कि मेरा अगला जन्मदिन आए। बाबा ने पूछा, ऐसा क्यों? आरा बोली, क्योंकि मैं कभी भी 13 साल की नहीं होना चाहती। अगर मैं बड़ी हो गई तो आप मुझे भी दीदी की तरह डांटोगे और मैं आपको कभी उस तरह नहीं देखना चाहती। नन्ही बेटी की इस तरह की बातें सुनकर आदिल को समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या कहे और वो चुपचाप वहाँ खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर देखता रहा। अब यहाँ स्कूल में विश के बैग में उसके पिछले डांस ग्रुप की यूनिफॉर्म रखी है। वो अपने दोस्तों को बता रही है कि आज वो जकार्ता किसी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है, शाम तक घर लौट आएगी। मगर वो सब ये बात उसके माँ बाबा से ना कहे। स्कूल से निकलते वक्त विश के एक दोस्त ने उसे अपना मोबाइल फोन थमाते हुए कहा, इसे ले जाओ, रास्ते में इसकी जरूरत पड़ सकती है। विश फोन लेकर वहाँ से चली जाती है और वो उसे देखता रह जाता है। जकार्ता पहुंचकर विश अपने पुराने स्कूल पहुंची और डांस प्रैक्टिस हॉल में पहुंची। दरवाजा उसकी बेस्ट फ्रेंड ने खोला। उसे देखते ही वो दोनों गले लग जाते हैं। मगर विश ने देखा कि उनके डांस ग्रुप की यूनिफॉर्म अब बदल चुकी है। साथ ही विश के जाने के बाद उसकी जगह अब एक नई लड़की ने ले ली है। विश यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि इस डांस ग्रुप के जरिए कंपटीशन में हिस्सा लेकर वो थोड़े पैसे इकट्ठा कर पाएगी। मगर अब लगता है कि समय के साथ उसके दोस्तों की जिंदगी में और इस डांस ग्रुप ने किसी और ने अपनी जगह बना ली है। अब लगता है कि यहाँ पर विश की कोई जरूरत नहीं। उसने अपने दोस्त से झूठ कहा कि उसे अब जल्दी जाना होगा क्योंकि कल उसके स्कूल में कोई एग्जाम है और वो वहाँ से निकल आती है। देर रात को घर पहुँचने पर विश के माँ बाबा उससे बहुत नाराज है। वो उनसे माफी मांगने की कोशिश करती है मगर उनमें से कोई भी उससे बात नहीं करता। कमरे में आकर विश ने खुद ही कैंची उठाकर अपने बाल काटने शुरू कर दिए। ये देखकर छोटी बहन आकर उसे गले से लगा लेती है और वो दोनों काफी देर तक यूं ही गले लगे रहे। उन दोनों को घर के हालात पता है। अगले दिन विश के बालों को देखकर इमाक ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। विश बोली, मैंने खुद ही काट लिए। और उसका जवाब सुनने के बाद इमाक और आदिल एक दूसरे को देखने लगते हैं। स्कूल पहुंचकर भी उनके टीचर ने इस बात पर गौर किया और विश को खड़ा करके इस बारे में पूछा। मगर विश के सारे दोस्त एक एक करके खड़े होकर इसका दोषी खुद को ठहराने लगे। डैनी नाम के लड़के ने कहा, मैंने दरअसल विश के बालों में च्युइंगम चिपका दी थी। एना बोली, हाँ मैंने डैनी को ऐसा करते देखा। और एक दूसरे लड़के ने कहा, और ये सारी प्लानिंग मेरी थी। यानी बात साफ है कि उनमें से कोई नहीं चाहता कि विश को सजा मिले, जिसका नतीजा ये होता है कि टीचर उन चारों को ही सजा के तौर पर क्लास के बाहर खड़ा कर देता है। समय के साथ अब वो चारों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अगले दिन उसी टीचर ने विश के बाबा को स्कूल बुलाया है ये कहने के लिए कि विश एक बहुत समझदार बच्ची है, साथ ही पढ़ने लिखने में भी काफी आगे है, मगर ये जगह उसके लिए नहीं, उसका मन यहाँ नहीं लगता। अच्छा होगा कि आप उसे जकार्ता लेकर चले जाए। मेरी माँ ने तो यही उसके लिए सही होगा। स्कूल से घर लौटकर इमाक विश के बालों को सुंदर ढंग से काट रही है और वहीं खड़ा आदिल कुछ सोच रहा है। शाम को उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे लगता है जकार्ता चले जाना ही सही फैसला होगा। उसके दोस्त ने कहा, क्यों, इसकी क्या जरूरत है, यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है। अब तो बच्चों ने भी गांव के माहौल में एडजस्ट कर लिया है। तब आदिल कहता है, तुम्हारी शादी नहीं हुई, परिवार नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझोगे कि परिवार का मुखिया होना क्या होता है। अपनी इच्छाओं को सबसे अंत में रखकर पहले परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। और फिर अगले ही दिन आदिल ने घर के सामने घर बिक्री होने का एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया। तभी विश स्कूल से लौटते हुए अपने दोस्तों को साथ लेकर आई है और पोस्टर देखकर वो बाबा को देखती रह गई। और फिर वो सभी मिलकर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जो जगह उसे बहुत पसंद है। वो सभी मिलकर नाच गाना करने लगे। यहाँ आने के बाद विश के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान की झलक नजर आई। और यहाँ आदिल अपने पूर्वजों के घर को निहार रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अब यह घर उसका नहीं रहेगा। घर की दीवारों पर छोटी बेटी आरा ने कुछ तस्वीरें बनाई है। सबसे छोटा पेड़ आरा का है, उससे बड़ा विश का है, उससे बड़ी माँ, और सबसे बड़ा घना छांवदार पेड़ उसके बाबा है, जो पूरे परिवार को छांव देते हैं, फल देते हैं और सुरक्षा देते हैं। पिछले इन कुछ महीनों में इस घर में उन्होंने कुछ यादगार पल बिताए हैं, कुछ सुकून से भरा समय बिताया है, जो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए घर कर गया है। अगले दिन आदिल के काम पर निकलने के बाद दोनों बहनें
बैल्कनी में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आरा ने विश से कहा, पता है हमारा पहले वाला घर इससे बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ हम दोनों के अलग अलग कमरे हुआ करते थे। ये घर छोटा है, हम एक ही कमरे में रहते हैं और मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है। सच मानो तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं अब यही रहना चाहती हूँ। कुछ ही दिन बाद इस घर को खरीदने के लिए कुछ अमीर ग्राहक आए हैं। उन्हें यह घर बड़ा अच्छा लगा और वो इसे खरीदने पर राजी हो गए हैं। गांव की वही महिला जो सबको कर्जा देती है, वो इस डील को पूरा करने में उनकी मदद करती है। अब घर के नए मालकिन के बच्चे घूम घूम कर इस पूरे घर की वीडियो बना रहे हैं। पेपर पर साइन करने से पहले इमाक ने आखिरी बार आदिल से पूछा कि एक बार अच्छे से सोच ले। कुछ देर मौन रहने के बाद आदिल ने पेपर पर साइन कर दिया। अब उनके बीच में घर के लेन देन को लेकर बातें हो ही रही थी कि इतने में आरा और विश आकर उस एग्रीमेंट पेपर को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं, जिसके बाद आदिल को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो अमीर लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर आने पर बच्चों ने बाबा से कहा कि अब वो कहीं नहीं जाना चाहते, वो यही इसी घर में रहना चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब आदिल के सब्र का बांध टूट गया। उसने बच्चों पर गुस्सा करते हुए कहा, हम भले ही आज गरीब हो गए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम यही भूल जाए कि इंसान को इंसान से कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज तुम दोनों ने जो किया है, इससे मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई है। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इन कोशिशों का तुम लोगों के आगे कोई मोल नहीं। ये तुम लोगों ने आज साबित कर दिया। ये घर मेरे पूर्वजों का है। मुझे इस घर से कितना जुड़ाव है, कितना लगाव है, ये तुम दोनों समझ भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा रखने के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने इसे बेचने का फैसला किया, मगर आज तुम्हारे व्यवहार से तुमने मेरा सर नीचा कर दिया। और इतना कहते कहते आदिल की आंखों में आंसू छलक आते हैं। एक पिता की आंख में आंसू आना बहुत बड़ी बात है। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और उसके पूरे परिवार ने उसे गले लगाते हुए घेर लिया। यही वो वक्त है जब इंसान को अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस वक्त शायद कोई दोस्त आपके पास खड़ा ना हो, मगर एक परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है। अगले दिन आदिल ने फिर से उसी कर्ज देने वाली महिला को बुलाया जिसके जरिए ये डील फाइनल हो रही थी, और उसे कहा कि वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं। वो अब इस घर को नहीं बेचना चाहते। मगर उस महिला ने कहा, ये नामुमकिन है क्योंकि एडवांस के पैसे लिए जा चुके हैं। ये घर अब बिकने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही आरा जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर वो महिला थोड़ी शांत हुई और उसने कहा कि मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। असल बात तो ये है कि वो महिला भी नहीं चाहती कि आदिल और उसका परिवार इस गांव से जाए, क्योंकि धीरे धीरे गांव के लोगों को उनकी आदत पड़ चुकी है। और दूसरी तरफ आदिल और इमाक बहुत भले इंसान हैं। अगले दिन वो महिला आदिल को लेकर उसी अमीर आदमी के घर पहुंची जो ये घर खरीदने वाले हैं, और आदिल को पूरी बात सामने रखने को कहा। आदिल ने बड़े ही विनम्र तरीके से कहा, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं इस घर को नहीं बेच सकता। मैं और मेरा परिवार इसी घर में रहना चाहते हैं। उधर हम देखते हैं कि घर पे जन्मदिन की तैयारियां चल रही है। विश का 14वां जन्मदिन है। इमाक ने खुद अपने हाथों से केक बनाया है, मगर केक लाते हुए वो उसके हाथों से फिसल गया क्योंकि उसे लेबर पेन शुरू हो गया है। दौड़कर दोनों बच्चियों ने माँ को सहारा दिया। उधर हम देखते हैं कि वो अमीर औरत आदिल से कह रही है कि अब तो सारी बातें फाइनल हो चुकी है, अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये डील कैंसिल हुई तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में वो महिला बीच में बोल पड़ती है, ये किस तरह की बात हुई? आदिल पहले से ही बहुत मुसीबतों में है और आप उससे जुर्माना भरने को कह रही है। मगर आदिल ने बात को संभालते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपका जुर्माना भी भर दूंगा। उधर घर पे विश ने बाबा के दोस्त रोमिल अंकल को फोन करके पूरी बात बता दी और वो तुरंत एक व्हीलचेयर लेकर वहाँ पहुँचे, जिसमें किसी तरह इमाक को बिठाकर धकेलते हुए उसे मेन रोड तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रोमिल के साथ बाकी दोनों बच्चे भी माँ के व्हीलचेयर को ढकेल रहे हैं। उधर हम देखते हैं कि वो महिला आदिल के विनम्र स्वभाव से काफी प्रभावित हुई है और उन्होंने बिना किसी जुर्माने के ही डील को कैंसिल करने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेन रोड पहुंचने के पहले ही गांव के सभी लोग गाड़ियां लेकर इमाक की मदद के लिए दौड़ पड़े हैं। जहां शहर में एक तरफ हमें मालूम ही नहीं होता कि अगले फ्लैट में कौन रह रहा है, वहीं गांव घरों में आज भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी आदिल को रोमिल का फोन आया, उसे तुरंत अस्पताल बुलाया गया है। आदिल के पहुंचते ही बड़ी बेटी विश ने बाबा को कस के पकड़ लिया। बाबा ने उसे संभालते हुए कहा,
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डिलीवरी का समय होते होते आधी रात हो गई। लगभग सभी जो जहाँ बैठा था वहीं सो गया और फिर आदिल ने सभी को उठाकर खुशखबरी दी कि उनका भाई हुआ है। ये सुनकर विश और आरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो परिवार के इस नए सदस्य के आने से बहुत खुश है। तभी इमाक ने आदिल से पूछा कि अग्रीमेंट का क्या हुआ। आदिल खामोश खड़ा है। बाबा की चुप्पी को देख विश बोल पड़ी, बाबा तुम चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ रहे, जकार्ता में रहे या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, बस हम साथ रहे, हमारे लिए यही काफी है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। तब आदिल ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, हम लोग जकार्ता नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम इसी घर में रहने वाले हैं। ये सुनकर तो दोनों बच्चियां खुशी से नाच उठती है। आरा और विश ने बाबा से थैंक यू कहा और फिर वो तीनों बाबा की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल देती है, जिसे आदिल अपने दिल में पकड़ने का अभिनय करता है और उनका पूरा परिवार खिलखिला उठता है। इतना सब कुछ से गुजरने के बाद भी आज उनका परिवार एक साथ खड़ा है, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का विषय है। सच ही तो कहा है, दुख सुख में जो हमारे साथ खड़ा होता है वही तो परिवार होता है। अब रात के वक्त आदिल और विश एमा के लिए खाना लेने बाहर निकले। ठंड ज्यादा होने की वजह से आदिल ने अपना जैकेट निकालकर विश को थमा दिया और उसे वही बाहर इंतजार करने को कहा। और जब बाबा वापस लौटे तो उनके हाथ में एक सस्ता सा केक और एक मामूली सी मोमबत्ती है। वो विश को हैप्पी बर्थडे कहते हैं और उससे उन तमाम जन्मदिनों पे ना शरीक हो पाने के लिए माफी मांगते हैं। आज विश के लिए उन सभी जन्मदिन से ये जन्मदिन ज्यादा अनमोल है। वो रोते हुए बाबा के गले लग जाती है। उसके कुछ ही दिनों बाद इमाक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो उस छोटे से मेहमान को लेकर अपने नए बसेरे में आते हैं, जहाँ पर आरा अपने कमरे में उन पेड़ों की ड्राइंग के पास एक छोटा सा पेड़ और बनाती है जो कि उसका भाई है। और इन्हीं हंसते खेलते पलों के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखना। मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।